हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक चर के द्विघात समीकरण, या फिर हम इसको कह सकते हैं वर्ग समीकरण, या फिर हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का जो वीडियो है एक चर के द्विघात समीकरण का आखिरी वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे वर्ग समीकरण को हल करेंगे और उस हल करने के दो तरीकों के बारे में पढ़ा। पहला तरीका था गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका था सूत्र विधि। और जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2020 जो हाल ही में आपके एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन और कितने नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और आपने देखा कि जो वर्ग समीकरण है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसीलिए वर्ग समीकरण अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, सीजी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस यूनिट से आपके लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने 2020 के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और उनको सॉल्व करके बताया था कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अब हम लोग देखेंगे 2019 सीजी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2019 के सेट ए में क्वेश्चन आया हुआ है। 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। 2020 के एग्जाम में भी अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये जो यूनिट है, ये जो आपका अध्याय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ग समीकरण, क्योंकि सीजी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और मैंने इसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। फॉर्मूला आप लोगों को बताया है। फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलों का गुणनफल होगा, मतलब मूलों के गुणनफल को यहां पर हमको निकालना है। मूलों का गुणनफल क्या होगा? जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल के बारे में। अगर आपको डिटेल में इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाएंगे और उन्हें डिटेल में देखेंगे कि किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल क्या होगा और किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, और अगर आपको सीजी बोर्ड के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे हर एक यूनिट के लास्ट वीडियोस पे जाएंगे, लास्ट 2 वीडियोस पर या लास्ट वीडियोस पर जाएंगे तो आपको सीजी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0 एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है और इसमें क्या निकालना है? मूलों का गुणनफल निकालना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 2x² - 4x + 3 = 0। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? मूलों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था। पहला बताया था मूलों का योगफल का फॉर्मूला। मूलों का योगफल कितना होता है? तो मूलों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a। क्या होता है मूलों का योगफल? -b/a। और अगर हम लोग इसी पर दूसरे फॉर्मूले पे जाएंगे, दूसरे फॉर्मूले पर अगर जाएंगे तो ये होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल, और वो होता है = c/a। क्या होता है? c/a होता है। और हमको निकालना क्या है? मूलों का योगफल निकालना है। क्या इस क्वेश्चन में नहीं निकालना है? इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा है मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग मूलों के गुणनफल का क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहां पर देखेंगे c क्या है, a क्या है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसमें हम लोग करते हैं तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो तुलना किससे किसकी करेंगे? तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म एज्यूम करते हैं। किसका? वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax² + bx + c = 0। हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म एज्यूम करेंगे ax² + bx +
c इज इक्वल टू 0। जैसे ही इसकी तुलना दिए हुए वर्ग समीकरण के साथ करेंगे तो a, b और c का वैल्यू निकल जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो यहां से कंपैरिजन करो तो यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू 2, b का कंपैरिजन इससे करो तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -4, c का कंपैरिजन इससे करो तो यहाँ पर c इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे a, b और c का मान मिल गया। ठीक है, अब फॉर्मूले पे जाएंगे। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो c का वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, c का वैल्यू 3 और a का वैल्यू कितना है 2। तो यहां पर देख सकते हैं मूलों का गुणनफल जो आया है उसका वैल्यू है 3/2। देख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग कितने इजी तरीके से, कितने आसानी से मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ मूलों का गुणनफल निकालने के लिए बोला है, इसीलिए मूलों का गुणनफल हम लोग निकालेंगे। योगफल अगर बोलेगा तो योगफल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि सीजी बोर्ड एग्जाम मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं वादा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो सीजी बोर्ड के हर एक क्वेश्चन, हर एक पैटर्न को हम लोग सीखेंगे कि सीजी बोर्ड एग्जाम किस पैटर्न पर हमको परीक्षा लेता है, हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आप जब क्वेश्चन पेपर, आप जब बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहले समझेंगे कि उसमें करना क्या है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि x² - 9x इज इक्वल टू 0। सर इसमें तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, करना क्या है, तो मैं लिख देता हूं ना। इसमें करना है हल कीजिए। क्या बोला है, कोई एक वर्ग समीकरण है उसको क्या कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे, तो देखिए मध्य पद विभाजन से हल कर सकते हैं और सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन ये सूत्र विधि और मध्य पद का जो विभाजन है वो तब करते हैं जब यहाँ पर 3 पद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 पद अगर दिए हुए हैं तब उस विधि को लेके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि जब 3 पद आ जाते हैं तो x का मान निकालना जो होता है बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए हम लोग वहां पर 2 विधि का उपयोग करते हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। लेकिन यहाँ पर 3 पद नहीं दिया हुआ है। जैसे देखो इसमें 3 पद है, 1 2 और 3। कितना पद है, 1 2 और 3। तो यहां पर वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए 2 विधि प्रयोग कर सकते हैं, सूत्र विधि और गुणनखंड विधि। लेकिन अगर ऐसा 2 पद दिया हुआ है तो और भी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, x² - 9x इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है, उभयनिष्ठ लेना है। क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं, और कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ जब लेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों से देखो क्या चीज उभयनिष्ठ आएगा, तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों से क्या ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं ना। तो यहां पर x को जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा। यहां पर पूरा x कॉमन आ गया तो बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो ये गुणनखंड में क्या हो गया, बदल गया। गुणनखंड में मतलब 2 पद है, दोनों के बीच में किसका रिलेशन है, दोनों के बीच में यहाँ पर गुणा का रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, गुणनखंड में ये बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही गुणनखंड में बदलते हैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं या फिर दिस वन इज इक्वल्स टू 0, मतलब x - 9 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इन दोनों को 0 कर लेंगे तो x का तो यहाँ एक वैल्यू मिल गया, x इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 9, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9।
तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अगर ऐसा वर्ग समीकरण दिया हुआ है जिसमें सिर्फ 2 ही पद है तो हम लोग उसमें ना सूत्र विधि लगाएंगे और ना ही गुणनखंड विधि लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पक्षांतर करके x और कॉमन लेके और पक्षांतर करके x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि x के 2 मान आएंगे, x का एक मान आया 0 आया और x का मान आया 9। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण के मूल भी बोलते हैं। x का मान जो आया है वही क्या होता है, वर्ग समीकरण का मूल भी होता है। तो अगर कोई भी वर्ग समीकरण आपको दिया गया है और बोलेगा इसको हल कीजिए, हल करने का मतलब है कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि मैंने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आप उसको बोर्ड एग्जाम करके लेते हैं इसीलिए आपको टफ लगता है, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग उसे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कितने मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का है, ये सेकंड वाला 2 मार्क्स का है और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। इसमें बोला है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया है अगर कोई वर्ग समीकरण दिया हुआ है उसके मूलों की अगर प्रकृति निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x² - x + 1 = 0। ठीक है, यहां पर इसका काम हो गया है, इसको मिटा देते हैं। तो मूलों की प्रकृति अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूं। अगर आप लोगों को याद नहीं है या आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए जिसमें मैंने मूलों की प्रकृति के ऊपर एक वीडियो बनाया है। मूलों की प्रकृति को आप वहां जाके पहले समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आपको मुझे बताने के लिए नहीं लगेगा, आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है 4x² - x + 7। तो 3 प्रकार की प्रकृति के बारे में मैंने बताया था, मूलों की प्रकृति के बारे में। पहला, अगर d का मान 0 आ जाता है तो वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, आप लोग वास्तविक व समान होंगे। दूसरा आप लोगों को बताया था d का मान अगर > 0 है तो वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था d < 0, इसमें क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे क्योंकि इसमें एक इमेजिनरी नंबर आ जाता है। ठीक है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक मान आ जाता है, इसीलिए ये वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन बताया था। अब बोलेंगे सर ये डी क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको भी वीडियो में बताया डी क्या है, विविधकर है या इसी को ही हम लोग विभेदक बोलते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जब इसका वैल्यू अगर कोई भी वर्ग समीकरण दिया हुआ है और इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो b² - 4ac का जो भी मान आएगा अगर वो = 0 होगा तो मूल जो होंगे वास्तविक व समान होंगे। अगर > 0 आया तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। और d का वैल्यू अगर <0 आया मतलब ऋणात्मक आया है, d का वैल्यू 0, d का वैल्यू > 0 मतलब धनात्मक और इसका मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो d का मान अगर ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax² + bx + c = 0 और a, b और c का मान निकालेंगे। दोनों की तुलना करो, a की जगह पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो a = 4 आ गया। b के जगह पे देखो यहाँ पर x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है और किसके साथ है, माइनस के साथ है, तो b = कितना आ गया, -1 आ गया। और अगर c का मान देखेंगे तो c का मान सिंपल सा 1 दिख रहा है। ठीक है, तो a, b, c का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को पता है विविधकर मतलब d का मान क्या होता है, विविधकर जो कि होता है d और उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो d = b का मान कितना है, -1 लगा दिए और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, -1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। -4 × a का मान देखेंगे, a का मान क्या है 4 तो यहाँ पर 4 लगा दिए। फिर इंटू क्या है c का मान कितना है 1 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 16। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -15। तो ये d का मान कितना आ गया,
माइनस में आ गया, ऋणात्मक में आ गया, मतलब डी का मान क्या होगा, लेस देन 0। डी का मान क्या होगा, लेस देन 0। और डी का मान अगर लेस देन 0 है तो मूल क्या होंगे, तो यहां लिख सकते हैं डी का वैल्यू अगर 0 हुआ, लेस देन 0 हुआ, तो मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मूलों की प्रकृति को हम लोग कैसे निकालेंगे। मूलों की प्रकृति के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखेंगे तो d का एक वैल्यू आएगा, d का वैल्यू आया यहाँ पर -15, जो कि छोटा है किससे, 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब माइनस, तो माइनस आया तो 0 से छोटा लिख दिए, और 0 से छोटा होता है तब कंडीशन क्या है, मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तो इसकी प्रकृति कैसी आ गई, वास्तविक नहीं होगी। जो भी मूल आएगा वो जो होगी वास्तविक नहीं होगी, एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखें 2019 के भी क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक से सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पुराने क्वेश्चन पेपर आप अपने सहपाठियों से मांग सकते हैं, अपने दोस्तों से मांग लीजिए, आपके सीनियर्स होंगे उनसे मांग लीजिए। ठीक है, और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 2019 का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है वहां से सॉल्व कीजिए, 2020 का अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है वहां से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पेपर को बेस मान के आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। अगले वीडियो में नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी के वीडियोस के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, और उसको फिर हम लोग क्वेश्चन उससे लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।